हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। देखिए, आज द हिंदू में पब्लिश हुआ है मेगा एडिटोरियल। मेगा एडिटोरियल का मतलब क्या होता है? दो की जगह एक ही एडिटोरियल आया है, लेकिन इसकी लेंथ दो एडिटोरियल्स के बराबर है। लंबा आर्टिकल है। कोशिश करेंगे 40 मिनट में जितना इसको पढ़ सके। शुरू करते हैं। आर्टिकल लिखा गया है बजट के बारे में। एक बड़ा इवेंट है। बजट में अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, मोटा मोटा इस आर्टिकल में कवर होगा। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अपना क्विज देख लो। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव है नया सीखना, और सीखने के बाद में ये चेक करना हमने जो सीखा है वो दिमाग में बैठा या नहीं। तो जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी पढ़ेंगे, क्लास के अंत में इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। आपको 9 में से 9 नंबर मिलने चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपने कुछ सीखा। तो क्लास के अंत में इस क्विज को अटेम्प्ट किया जाएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। शफलिंग द डेक। देखिए, अंग्रेजी में डेक वर्ड के कई मीनिंग्स हैं। मेनली दो मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। पहला मीनिंग होता है जी जहाज़ का अगला हिस्सा। पानी का जहाज़, मान लीजिए जहाज़ है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं डेक। जिस पे आप खड़े होते हैं, दूरबीन लगा करके आप आगे देखते हैं बाइनोकुलर से कि मुझे किस दिशा में जाना है। जहाँ पे कैप्टन बैठता है, उस हिस्से को बोल देते हैं डेक। दूसरा मीनिंग डेक का क्या है? अगर आप समुद्री जहाज से अलग हट जाएं, तो डेक का मतलब होता है जी पत्तों की गट्टी। ताश के पत्तों की गट्टी को बोलते हैं डेक। तो एक ही वर्ड अंग्रेजी में दो काम कर रहा है। शफल वर्ड का मतलब होता है पलटना। तो यहाँ पे कह रहा है जी ताश के पत्तों की गट्टी को, यानी डेक को शफल किया गया है। जब भी आप कोई नई बाजी लगाते हैं तो पत्तों को पलटते हैं ना पहले। ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना, ताकि नया गेम खेला जा सके। तो आप करते हैं डेक को शफल। कह रहा है जी इसी तरीके से बजट के अंदर भी डेक को शफल किया गया है। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ को आगे लाया गया है, कुछ चीज़ों में बदलाव लाए गए हैं। पूरा ओवरऑल देश का फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, उसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। मीनिंग निकल गया टाइटल का, डेक को शफल करना, पत्तों को फेरना। चलिए अब देखते हैं टाइटल पैराग्राफ को। कह रहे जी द बजट sought to be many things to many people, comma, but fiscal responsibility remained in focus। कह रहा है जो बजट आया है, अभी कल ही आया जो बजट, इसने सॉर्ट किया। सॉर्ट जो है सीक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस लगा हुआ है। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की या पाने की कोशिश करना। तो बजट ने कोशिश किया करने की या बनने की या पाने की, कि वो हो जाए अलग अलग चीज़ें, मैनी थिंग्स, अलग अलग लोगों के लिए। स्टूडेंट्स को लगे हमारे लिए अच्छा है, मिडिल क्लास को लगे हमारे लिए अच्छा है, गरीब लोगों को लगे हमारे लिए भी अच्छा है। तो बजट ने कोशिश की कि ये कई लोगों के लिए अलग अलग चीज़ बन जाए, सबको अपने अपने हिसाब से अच्छा लगे। कह रहा है लेकिन जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है, वही इसमें फोकस में थी। तो सरकार का अगर आप बजट सरकार से पूछेंगे, तो सरकार बोलेगी हमने तो देश को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने के लिए बजट बनाया है, हमारे को फिस्कल डेफिसिट कम करना है। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो समझते होंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है। तो सरकार ने तो अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग लोगों को ये बजट अलग अलग तरीके का लग रहा है। बजट की वर्ब है सॉर्ट, सीक की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट होती है। किसी चीज़ को करने या पाने की कोशिश करना कहलाता है सीक करना। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आर्थिक जिम्मेदारी, इसकी वर्ब है रिमेंड। पूरा टेंस पास्ट टेंस में है, मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में है, दोनों क्लोजेस, ये काम पास्ट में हो चुका है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़े। मोटे मोटे वर्ड्स इस आर्टिकल में जो आएंगे, जैसे नीचे आप वर्ड देखोगे लेवरेज, फिर एक वर्ड आप देखोगे, है ना, सारे इन टेंडम। इन सभी वर्ड्स को शुरू में एक साथ देखेंगे ताकि क्लास को स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का।
यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलो ये सारे मोटे वर्ड्स, 5 वर्ड्स शुरू करते हैं डिसर्निबल से। देखिए, डिसर्न का मतलब होता है फील करना, समझना, और पैल्प का मतलब होता है किसी चीज़ को टच करना। डिसर्निबल या पैल्पेबल वो चीज़ है जिसको आप छू सकें, महसूस कर सकें, समझ सकें। मैंने आपको कोई बात ऐसी बोली जो आपको मेरी बात के कुछ ऐसी बात है जिसमें कुछ हिडन मीनिंग है, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चले जाएं, तो मैं आपको सीधे सीधे ना बोल करके कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, यार मुझे नींद आ रही है, यार रात बहुत हो गई। तो मैं ये डिसर्निबल बातें कर रहा हूँ, पैल्पेबल बातें कर रहा हूँ, आप फील कर पा रहे हैं कि मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो डिसर्नेबल, पैल्पेबल, जिसको आप समझ कर पाएँ, फील कर पाएँ या छू पाएँ, छू भी सकें, उसको भी पैल्पेबल बोलते हैं। द जीएसटी हैज़ नो डिसर्नेबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। जीएसटी का कोई भी समझा जा सकने वाला या महसूस किया जा सकने वाला बेनिफिट सरकार के खजाने पे नहीं पड़ा है। जो जीएसटी बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो टैक्स भी बढ़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, कॉन्सर्टेड। देखिए, कॉन्सर्ट पता है आपको क्या होता है? कभी आप देखना आपके शहर में, बड़े शहरों में होते हैं जनरली, कोई सिंगर का कॉन्सर्ट होगा, कभी मोहित चौहान आ जाएंगे, सोनू निगम आ जाएंगे, कभी उनकी टीम आएगी साथ में। तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट जब अगर आपने सुने हो या देखे हो, वेरी वेल प्लान्ड होते हैं और एक टीम एफर्ट होता है। एक गिटारिस्ट होगा, एक वोकलिस्ट होगा, सिंगर होगा, ड्रमर होगा, वहीं से इस वर्ड को निकाला गया है कॉन्सर्ट से, कॉन्सर्टेड। ऐसा कोई काम जो एक कॉन्सर्ट में या बैंड में गाने वाले और बजाने वाले लोग करते हैं एकदम मिलजुल करके, उस काम को बोलते हैं कॉन्सर्टेड वर्क। समझ गए ना? म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेंगे। वैसे कोई भी काम जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, मिलजुल करके, उसको बोलते हैं कॉन्सर्टेड। ये मैंने आपको इस वर्ड की हिस्ट्री बताई है, वर्ड कहाँ से आया है। द स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड अ कॉन्सर्टेड कैंपेन। स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट्स ने हाथ में हाथ मिला करके एक कॉन्सर्टेड कैंपेन या अभियान को शुरू किया है। और क्यों? टू एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके वैक्सीनेटेड होने के लिए, टीका लगवाने के लिए। अब चलो, कॉन्सर्टेड को आप इन टेंडम नाम के फ्रेज से भी बताते हैं। ये कहानी मैंने आपको आज बताऊंगा नहीं, लंबी हो जाएगी क्लास, बहुत बार हो भी चुकी है। टेंडम वो एक बाईसाइकिल होती है ना। तो इन टेंडम और कॉन्सर्टेड एक ही बात है। आज आप कॉन्सर्टेड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये फ्रेज जो है इन टेंडम, मैंने क्लास के लास्ट में आपसे क्विज में पूछा है। चलिए अगला वर्ड अपने पास, कैवियाट। कैवियाट, ये कैवियाट वर्ड पता क्या है? जब आप किसी को कोई बात बताते हो और फिर बीच में कुछ एडिशनल चीज़ ऐड कर देते हो एक कंडीशन के तौर पे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी मदद भी करूँगा, तुम्हारे साथ भी रहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो ये जो आप लेकिन करके जो कंडीशन बताते हो ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैवियाट। ठीक है? ये कोई वार्निंग भी हो सकती है, कोई स्पेशल कंडीशन भी हो सकती है, या कोई पाबंदी या रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन उस आदमी से तुम बात नहीं करोगे, मेरा दुश्मन है ना। तो आपने कैवियाट सी लगा दी अपने हेल्प के ऊपर। चलो समझ में आ रहा है ना? हिंदी से कनेक्ट कर रहा हूँ देसी भाषा से, ताकि यूज़ कर सको। द मैन सोल्ड चीप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स विद अ कैवियाट ऑफ नो वारंटी। आदमी जो था ये बेचा करता था सेकेंड हैंड और सस्ते प्रोडक्ट्स को, लेकिन इस कैवियाट या कंडीशन के साथ कि कोई वारंटी नहीं है। सही निकला तो भी आपका, खराब निकला तो भी आपका। फॉर वार्निंग, प्रोविजन या कॉशन बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड कैवियाट टुडे इन द आर्टिकल। चलिए अगला वर्ड है लेवरेज। देखिए, लेवरेज होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में मतलब हो गया इन्फ्लुएंस, है ना, एडवांटेज, और वर्ब फॉर्म में होता है इन्फ्लुएंस डालना या एडवांटेज लेना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो पहले नाउन फॉर्म में दिखाता हूँ। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन पॉलिटिकल लेवरेज को गेन करने के लिए
या राजनीतिक इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पैसा देते हैं। तो यहाँ पे लेवरेज एक नाउन है, पॉलिटिकल लेवरेज यानी कि राजनीतिक जो है इन्फ्लुएंस। दूसरा वाला देखो, यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज, आपको ज़रूरत है कि आप लेवरेज करें, फ़ायदा उठाएं अपनी कलाओं का, अपनी एक्सपर्टीज का। और क्यों? टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट, आजकल के बाज़ारों में अच्छी जॉब को पाने के लिए। चलिए वर्ड फिर से अगेन आर्टिकल में आएगा वर्ब फॉर्म में। लास्ट वर्ड है आपके लिए नया है, एजिस। एजिस को हिंदी में बोलते हैं छत्र छाया, पैट्रोनेज, मेंटोरशिप, ऑस्पिसिस, सारे नए वर्ड्स हैं आपके लिए। छत्र छाया समझते हो हिंदी में, अंग्रेजी में ये सारे वर्ड्स बताते हैं। सेवरल मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ टाटा ग्रुप। बहुत सारे कॉलेज, मेडिकल और स्कूल जो हैं वो फंक्शन करते हैं छत्र छाया में टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप उनको फंड करता है, टाटा ग्रुप ही उनको चलाता है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी कुछ भी नहीं है, बजट के बारे में बताया गया आपको, किसके लिए इस बजट में क्या क्या था, बस आप इस आर्टिकल में देखेंगे। टोन आज की रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कर रहा है एज इट इज़, ज़्यादा कुछ अपना है ना बीच में अपनी टांग नहीं फंसा रहा है आर्टिकल कि बजट में ये होना चाहिए था, या अपनी रिपोर्टिंग टोन में आर्टिकल में आप रिपोर्ट देखेंगे, बजट के ऊपर रिपोर्टिंग देखेंगे, साथ में कुछ हद तक एनालाइजिंग है, हल्का फुल्का एनालिसिस आपको दिखाएगा। शुरू करें। अब देखो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं, कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में जितना मैक्सिमम कवर कर सकें उतना कवर करें। कह रहा है जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स फर्स्ट बजट ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट्स थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन पावर इज अ डिस्टिंक्ट अटेम्प्ट। कह रहा है जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन हैं, इनका पहला जो बजट है, अब पहला बजट किसका है? कह रहा है जी, इनका पहला बजट है बीजेपी लेड गवर्नमेंट के लगातार तीसरी टर्म का। तो पहली टर्म 2014 से 19, दूसरी टर्म 2019 से 24 और तीसरी टर्म जो अभी शुरू हुई है 2024 से, और भगवान जाने कब तक चलेगी, 2029 तक चलनी चाहिए। तो कह रहा है ये इनकी तीसरी जो लगातार टर्म है बीजेपी की सरकार का, उस तीसरी टर्म का ये पहला बजट है। कह रहा है और ये बजट जो है ना, ये एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक, एक खास, एक अलग कोशिश है, अटेम्प्ट है। और क्या कि ये टेल करें, बताएं भारत के वोटर्स को, इंडियन वोटर्स को। और क्या बताएं? दैट लगा के बता रहा है। कह रहा है ये बताएं कि इट हैज़ हर्ड द एंग्स्ट रिडन मैसेज फ्रॉम द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लाउड एंड क्लियर। कि ये जो सरकार है ये सुन चुकी है, हर्ड कर चुकी है एंग्स्ट रिटन मैसेज को। देखिए मैसेज मतलब संदेश, एंग्स्ट मतलब गुस्सा, रिडन मतलब सवार, गुस्से पे सवार संदेश को ये सुन चुकी है। और कहाँ से आया संदेश? देश के बेरोजगार युवा से आया है, कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से आया है। और सुना कैसे है? सुना है लाउड एंड क्लियर, जोरों से सुना है और साफ शब्दों में सुना है। तो इस बजट को देख के आपको लगेगा कि सरकार जो है बेरोजगारों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही है, और इस बजट में काफ़ी प्रावधान आप देखेंगे फॉर अनएम्प्लॉयड जो है यूथ। बजट की वो है इस बजट है मैडम का पहला, बीजेपी की तीसरी सरकार का। इट आया है बीजेपी की सरकार के लिए, वर्ब है इसकी हैज़ हर्ट। एंग्स्ट यानी एक्सट्रीम एंगर यानी गुस्सा, रिडन मतलब सवार, आप राइड कर रहे हैं गुस्से पे तो आप एंग्स्ट रिडन हैं, ठीक है। चलिए डिस्टिंक्ट मतलब अलग, एकदम यूनिक, एकदम ठीक है ना, डिफरेंट बोल सकते हैं आप इसको। कह रहा है जी, विद द बीजेपी हैविंग सफर्ड रिवर्सेस इन द जनरल इलेक्शन in the face of a concerted opposition campaign that spotlighted issues agitating young voters such as a palpable lack of jobs, the minister was keen to redress matters ahead of the slew of state elections later this year. देखो इतने लंबे सेंटेंस को पढ़ने का सिंपल तरीका बताया हुआ है। जैसे ही शुरू में विद दिख जाए, जैसे ही शुरू में विद दिख जाए और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख जाए, तो आपको विद से लेकर के लास्ट कॉमा तक का जो भी है वो सारा छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेन सेंटेंस इसके बाद होता है। ये बाद में पढ़ लेना विद वाला, इसको छोड़ दो। तो मेन सेंटेंस क्या है? द मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो कीन थी, उतारू थी, तत्पर थी किस काम को करने के लिए कि ये रिड्रेस करें, ये
सुधार करें, रिड्रेस करना, किसी चीज़ में ख़राब चीज़ को सही करना, रिपेयर करना। ये सुधार करें या रिपेयर करें, सोल्यूशन करें ऐसे मैटर्स का, ऐसे मामलों का जो होने वाले हैं अहेड ऑफ, यानी पहले एक स्लू के, एक श्रृंखला के, एक सीरीज़ के जो है स्टेट्स में होने वाले इलेक्शन की इसी साल के अगले हिस्से में। तो ये देख करके हमें ये लगा कि निर्मला सीतारमन जी बड़ी तत्पर और उतारू थी कि कैसे भी करके कुछ इश्यूज वो सॉल्व कर दें, और ये सॉल्व करने हैं उनको जब स्टेट्स में इलेक्शन होंगे इस साल, उससे पहले पहले, ताकि बीजेपी फिर से इलेक्शन जीत सके। अब देखो ये विद वाला जोड़ देंगे, इसमें कुछ और बताया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है जी ये काम हुआ है साथ ही विद बीजेपी की नाम की पार्टी के सफ़र कर चुकने के या सह चुकने के, हैविंग सफ़र्ड, है ना, सफ़र कर चुकना। तो ये काम हुआ था बीजेपी के सह लेने के बाद ही या सफ़र कर लेने के बाद ही, उलट फेर का, रिवर्स का जनरल इलेक्शन में। और ये हुआ था सामना करते हुए इन द फेस ऑफ एक कंसर्टेड ऑपोजिशन को, एक मिली जुली हाथ में हाथ मिलाई हुई ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन के कैंपेन को। और ये वो कैंपेन था जो स्पॉटलाइट करता था, हाईलाइट करता था, रोशनी डालता था ऐसे मुद्दों पे, इश्यूज़ पे जो एजिटेट करते हैं यंग वोटर्स को, जैसे कि मुद्दा है एक पैल्पेबल या महसूस किए जा सकने वाला लैक ऑफ जॉब्स का, बेरोजगारी का। कह रहा है इस सारी चीज़ के साथ ही बीजेपी को बड़ी लॉस हुए, बड़ी उलटफेर हुई, सीटें कम मिली, और कम इसलिए मिली क्योंकि एक ऑपोजिशन तैयार बैठा था जो हर उस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा था जिससे यंग वोटर को और गुस्सा आए, जैसे कि मुद्दा है बेरोजगारी का। कह रहा है इस पूरी कहानी के साथ ही, ताम झाम के साथ ही, ये मिनिस्टर जो थी निर्मला सीतारमन बड़ी उतारू दिखी हमें कि कैसे भी करके सोल्यूशन ले आए कुछ मामलों का। और कब, जबकि स्टेट्स के इलेक्शन इस साल होने हैं, एक श्रृंखला ऑफ स्टेट इलेक्शंस आपको दिखेगा। एक एक वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, सेंटेंस की स्ट्रक्चर तोड़ के। यही तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का, ठीक है। चलो, मिनिस्टर की वर्ब है वॉज, कीन यानी उतारू, तत्पर, एंथुजियास्टिक या ईगर, कीन टू डू समथिंग यानी किसी चीज़ पे उतारू, रिड्रेस करना, किसी चीज़ में मरम्मत करना, सुधार करना, स्लू मतलब श्रृंखला यानी बड़ी सी एक सीरीज, पैल्पेबल, डिसर्नेबल जिसको समझा या महसूस किया जा सके, इन द फेस ऑफ यानी सामना करते हुए, फेस करते हुए, कन्फ्रंट करते हुए, दैट आया है ऑपोजिशन के कैंपेन के लिए, दैट की वर्ब है स्पॉटलाइटेड, स्पॉटलाइट करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ पर रोशनी डालना। सेंटेंस पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, कह रहे जी आगे ये हुआ, जब ये बहुत उतारू थी हुआ ये, asserting that the poor, women, youth and farmers were the four castes that this government was focused on serving. Ms. Sitaraman stressed that this year's budget laid particular emphasis on employment, skilling, MSMEs and the middle class. कह रहा है जी असर्ट करते हुए इस चीज़ को, असर्ट करना यानी जोर दे के, दावा ठोक के किसी चीज़ को कहना। कह रहा है जी जोरों के साथ दावा ठोकते हुए इस बात का, असर्टिंग, ऐसा करते हुए कि गरीब हैं, महिलाएं हैं और नौजवान हैं और फार्मर्स हैं, यही वो चार कास्ट हैं, यही वो चार जातियां हैं या कैटेगरीज हैं जिनको ये सरकार फोकस कर रही है सर्व करने को, सेवा करने को। कह रहा है जी इस बात का दावा ठोकते हुए हुआ क्या, कह रहा है इसका दावा ठोकते हुए हुआ ये कि मैडम सीतारमन जो हैं उन्होंने स्ट्रेस किया इस बात पे कि इस साल का जो बजट है वो रखता है, ले करता है खास जोर को, खास एम्फसिस या वजन को इन 4-5 चीज़ों पे। पहली चीज़ है बेरोजगारी, दूसरी चीज़ है स्किलिंग करना, है ना, यूथ को कुछ नया सिखाना, नई स्किल्स देना, तीसरी चीज़ है छोटे उद्योग यानी MSMEs, और चौथी चीज़ है मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग। तो ऐसा दावा ठोकते हुए निर्मला सीतारमन जी ने जोर देके ये कहा कि हम इन 4 समस्याओं के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। चलिए सेंटेंस कैसे बना था, मैडम सीतारमन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वर्ब इनकी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस करना, जोर देना। और जब ये स्ट्रेस कर रही थी उसी वक्त ये दावा भी ठोक रही थी, ये काम PPS से है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है ना। खाना खाते हुए मैं TV देख रहा था, नहाते हुए मैं गाना गा रहा था, और मैडम ये स्ट्रेस करते हुए ऐसा दावा ठोक रही थी, ऐसे सेंटेंस बना है। वर्ब के ING फॉर्म से साइमल्टेनियस एक्शन दिखाया जाता है। पुअर, विमेन, यूथ और फार्मर्स, चारों के आगे द लगा हुआ है, कॉमन प्लूरल नाउन बने हुए हैं, चारों की क्लास दिखाई जा रही है, इनकी वर्ब है वर,
गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज, फोकस्ड, फोकस्ड यहाँ पे वर्ब का ही पार्ट है, बजट की वर्ब है लेट। आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस में एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है आपने ऑलरेडी गैस कर लिया होगा। ले और लेन, लाई और ले, इन दोनों वर्ब्स के बीच का डिफरेंस आपको देखना है। देखिए अंग्रेजी में दो वर्ब्स हैं, पहली है लाई। लाई के दो मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग है झूठ बोलना, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। जो लाई का दूसरा मीनिंग है ना, यानी कि लेट जाना, सोफे पे लेट जाना, कारपेट पे लेट जाना, है ना, ये दूसरा मीनिंग आपको इस ले वर्ब से अलग रखना है। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन, ये होती है लेटने के लिए। लेकिन जो ले वर्ब है इसकी लेट और लेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, ये ले का मतलब होता है लेटा देना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक सोफ़ा है, अगर आप उस पर लेट गए तो आप लाई कर रहे हैं, और अगर उस सोफ़ा पे आपने लिटा दिया है कुछ बुक्स को, किसी बच्चे को सुला दिया है, तो आप उसको ले कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। डाई का मतलब होता है मरना, किल का मतलब होता है मारना। दोनों में डेथ होगी, लेकिन डाई में आपकी डेथ होगी, किल में आप किसी को किल करेंगे या कोई आपको करेगा। वैसे ही लाई और ले वर्ब भी इसी तरीके से आपको चलानी है। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है जी, इसकी सेकंड फॉर्म भी ले है और इसकी फर्स्ट फॉर्म ले है, और एग्जामिनर यहाँ पे लेता है आपके स्वाद। कैसे लेगा? क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ही लेट डाउन एंड वॉज अस्लीप इमीडिएटली। वो लेट गया और अस्लीप हो गया, यानी सो गया बड़ा जल्दी से, इमीडिएटली। अगर वो लेटा तो लाई वर्ब यूज़ करूँगा। बात हो रही है पास्ट टेंस की, वॉज लगा हुआ है, तो लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लेट लिख दिया। लेट जाने की बात कर रहा हूँ, लेटा देने की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट वाला मामला नहीं बैठेगा, यहाँ पे ले लिखना पड़ेगा आपको। ही ले डाउन एंड वॉज अस्लीप इमीडिएटली। कर दूँ यहाँ पे ले, चलो। एवरीवन एक्सेप्टेड अनक्वेश्चनिंगली द रूल्स द मैनेजमेंट हैड लेन डाउन। सबने एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी सवाल के उन सभी रूल्स को, सभी नियमों को जिनको मैनेजमेंट ने ले डाउन किया था। ले डाउन करना, इस्टेब्लिश करना एक फिजल वर्ब है। ले मतलब लिटाना, ले डाउन करना यानी किसी चीज़ को स्थापित करना। तो मैनेजमेंट ने जो रूल्स स्थापित किए थे, सबने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अगर स्थापित किए थे, रूल्स को रखा था अपनी जगह पे, तो ले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो होती है लेड। समझ पा रहे हो? तो लेन यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मैनेजमेंट हैड लेड डाउन। नेवर किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। कभी भी उस गूस को, या आसान भाषा में समझें तो उस मुर्गी को या बतख को ना मारें जो गोल्डन एग्स देती है, सोने के अंडे देती है। हिंदी बोलते हैं ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मत मारो, उसके अंडे को खाओ। तो कह रहा है जी, नेवर किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। देखिए, एग्स को लिटाया जाता है, एग्स को ले किया जाता है, और यहाँ पे ले की वर्ब जो ले फॉर्म है बिल्कुल ठीक है। ऐसा लिख दूँ ना, दैट लाइज डन, लाइज द गोल्डन एग, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद नहीं लेट रहे हैं, अंडों को बिछा रहे हैं, मतलब समझ गए ना, अंडे देना या अंडे को ले करना। तो ले वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी, दैट लेज द गोल्डन एग्स। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। जिन बच्चों के लिए नया है, एक बार इसको रिपीट कर लेना। ग्रामर प्लेलिस्ट में अच्छे से कवर्ड है, वहाँ से भी आप आधा घंटा लगा के ऐसी 2-3 वर्ब्स हैं, तीनों को कवर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क। अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, क्या ये सही है ले यहाँ पे? इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि जो सोक्रेटिस था, जो सुकरात था, उसी ने ले किया था फाउंडेशन को, लॉजिक की। उसी ने ही लॉजिक यानी तर्क की नींव को रखा था, है ना, फाउंडेशन को ले किया था। तो ले क्या करूँ मैं इसका ले बनाऊँ, लाई बनाऊँ, ले, लेन, लेज, क्या लिखूँ मैं? कोशिश करके कमेंट्स में डालना, थोड़ा मुश्किल है। गलत होगा तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, और सही होगा तो हार्ट दे दूंगा। बढ़े आगे, चलो देख लो, अपना क्वेश्चन देख लेना जरूर से स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे कह रहा है जी, एज अ पार्ट ऑफ दिस एफर्ट अ पैकेज ऑफ 5 schemes and initiatives has been या have been proposed with a view to facilitating employment, skilling and other opportunities for 4.1 करोड़ यूथ। कह रहा है जी, इसी एफर्ट के एक हिस्से के तौर पे, एफर्ट क्या था, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना। कह रहा है इसी बात के एक हिस्से के तौर पे, पार्ट के तौर पे, एक पैकेज जो था 5 स्कीम्स का और 5 इनिशिएटिव्स का, यानी नए कदमों का, कह रहा है उसको प्रपोज किया गया है, उसका प्रपोजल हमारे सामने आया है।
और क्यों आया है? इस मकसद से, विद अ व्यू टू, इस मकसद से, और मकसद है फैसिलिटेट करने का, आसान बनाने का इन सभी चीज़ों को, रोज़गार को, अपस्किलिंग को और अदर अपॉर्चुनिटीज़ को, दूसरे मौक़ों को। और ये करना है 4.1 करोड़ यूथ के लिए, इतने सारे नौजवानों के लिए, और किया जाएगा ओवर ए 5 ईयर पीरियड, अगले 5 साल के पीरियड में। कह रहा और ये प्लान कैसे बना है, पैकेज बना है विद अ सेंट्रल आउटले ऑफ 2 लाख करोड़, सेंटर से एक आउटले के साथ ही, एक खर्चे के साथ ही जो है 2 लाख करोड़ रुपयों का। तो 5 स्कीमों और इनिशिएटिव्स का एक पैकेज प्रपोज किया गया है, और इसका मकसद ये है कि 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और दूसरी अपॉर्चुनिटियाँ मिले, और इसके लिए 2 लाख करोड़ को आउटले किया गया है, खर्च किया गया है या स्पेंड किया गया है। चलिए, पैकेज की वर्ब है बीन प्रपोज। टेक्निकली पैकेज की वर्ब यहाँ पे हैज़ आनी चाहिए। ये पैकेज है इन सभी का, लेकिन पैकेज एक सिंगुलर नाउन है, वर्ब को इसको सिंगुलर लेना चाहिए, टेक्निकली हैज़। ठीक है, पैकेज हैज़ बीन जो है प्रपोज्ड विद अ व्यू टू, यानी इस मकसद से। जब भी कोई काम किसी मकसद से होता है तो उसको इन ऑर्डर टू, इन अ बिड टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू से बताते हैं। चारों फ्रेज याद रखना। आई केम हेयर इन ऑर्डर टू स्टडी, शी लेफ्ट द सिटी इन अ बिड टू फाइंड अ जॉब। ठीक है ना, इस तरीके से। इन तीनों के बाद में आती है वर्ब की बेस फॉर्म, इन ऑर्डर टू डू दैट, इन ऑर्डर टू लर्न, इन ऑर्डर टू रीड, इन ऑर्डर टू ईट। लेकिन विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है इन चारों के यूज़ में। विद अ व्यू टू के बाद में आपको फैसिलिटेटिंग लिखा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। आउटले का मतलब होता है खर्चा। आगे कह रहा है जी, द सेंटर पीस इज अ स्कीम टू प्रोवाइड अ मंथ्स वेज एज सब्सिडी टू ऑल पर्सन्स न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर जॉब। कह रहा है एक सेंटर पीस है। सेंटर पीस मतलब बिल्कुल बीच वाला पीस, सबसे ज़्यादा जिस पे आकर्षण हो, सबसे ज़्यादा जो नोटिस हो। कह रहा है एक बहुत ही नोटिसेबल हिस्सा जो है इस बजट का, सेंटर पीस जो है, वो एक स्कीम है जो देने की है 1 महीने की सैलरी को, वेज को, मेहनताने को सब्सिडी के तौर में या सरकारी राहत के तौर पे। और ये दिया जाएगा उन सभी पर्सन्स को जो नए नए घुसते हैं, एंटर करते हैं वर्क फोर्स में, काम की दौड़ में। और कब? एक फॉर्मल सेक्टर जॉब में, एक ऐसी जॉब में जिसमें आप फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड होते हो, जिसमें आपको पीएफ मिलता है, कटता है ना। तो 1 महीने की सैलरी सरकार उनको मुफ्त में देगी जब भी वो पहली बार अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं। कह रहा है जी, विच वुड इंटेल द एम्प्लॉयर रजिस्टरिंग द एम्प्लॉय एट द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जी, ये वही चीज़ है जो इंटेल करेगी, लीड टू कर देगी या रिजल्ट इन होगी। इंटेल करना, किसी चीज़ की तरफ ले जाना। कह रहा है ये एक ऐसी स्कीम है जो ले जाएगी सभी एम्प्लॉयर्स को कि वो रजिस्टर करें एम्प्लॉय को ईपीएफओ नाम की वेबसाइट पे, या इस ईपीएफओ के, है ना, स्कीम के अंदर। ईपीएफओ क्या होता है जी? आप कहीं भी काम कर लो, आपके कुछ पैसे कटेंगे, सरकार उनको जमा करेगी ईपीएफओ में, और जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तब तक इस पैसे को बढ़ा करके, ग्रो करवा करके आपको पेंशन देने का इंतजाम किया जाएगा। तो जब सबको 1 महीने की सैलरी मिलेगी, फॉर्मल सेक्टर जॉब में मिलेगी, तो हर लड़का या लड़की क्या बोलेगा? अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरे को फटाफट ईपीएफओ में रजिस्टर करवा ताकि मैं भी ले सकूं। तो इससे ये काम ज़रूरी बन जाएगा और सबको फॉर्मल सेक्टर जॉब्स मिलेंगी। सेंटर पीस की वर्ब है इस, विच आया इस पूरी सिस्टम के लिए। विच की वर्ब है वुड इंटेल। इंटेल करना, किसी चीज़ को ज़रूरी या ज़रूरी बनाना, या किसी चीज़ की तरफ ले जाना, लीड टू करना। कह रहे जी, द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ 1 मंथ सैलरी सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 15,000 वुड बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी, इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट में सीधे सरकार से पैसे आना, बीच में कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। कह रहा है जो सीधे पैसे बटने का काम है, या क्या बटेगा? 1 महीने की सैलरी बटने का जो काम है, जो सब्जेक्ट टू है, जो अधीन है इस कंडीशन के, एक कैप के, एक सीलिंग के, एक मैक्सिमम लिमिट के। कैप यानी मैक्सिमम लिमिट, और ये लिमिट है 15,000 रुपये की। कह रहा है ये जो काम है ना, अब ये होगा, पैसा दिया जाएगा, बेनिफिट वुड बी मेड 3 हफ्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में या किस्तों में। और किन को? पहली दफ़ा बनने वाले एम्प्लॉयज़ को, नए लड़के और लड़कियों को जो जॉब्स में आते हैं। तो 5-5 हज़ार करके आपको 3 बार में 15,000 सरकार मैक्सिमम देगी। ट्रांसफ़र की वर्ब है वुड बी मेड। ठीक है, कैप का मतलब मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं। वैसे कैप का मतलब टोपी भी होता है,
लेकिन यहाँ टॉपिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम एक्सटेंट लिमिट या सीलिंग की। कह रहा द की कैविएट इज दैट द एम्प्लॉयर वुड हैव टू रिफंड द सब्सिडी इफ द फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉयमेंट एंडेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ हायरिंग। कह रहा है जी की कैविएट ये है, अब देखियो कैविएट आपको पता ना, वो किंतु परंतु वाला कंडीशन। कह रहा है जी किंतु परंतु वाला जो कंडीशन है वो ये है इसमें इम्पॉर्टेंट वाला कि एम्प्लॉयर जो है, नौकरी देने वाला जो है, उसको ये पैसा वापस करना होगा इस सब्सिडी को 15,000 तक की, अगर जो पहली दफ़ा उसके पास काम करने वाला एम्प्लॉई है उसकी एंड कर गई एम्प्लॉयमेंट 12 महीने के अंदर उसकी नौकरी लगने के। तो अब आपको जब भी इस तरह से कुछ 15,000 लेकर के नौकरी मिलती है ना, आप 15,000 भी लेते हो, तो आपके एम्प्लॉयर पे दबाव रहेगा कि 1 साल तक वो आपको कम से कम ना निकाले, क्योंकि वो 15 लिए आपने, देगा आपका एम्प्लॉयर सरकार को वापस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इन्होंने कंडीशन बीच में डाल दी है। कैविएट मैंने आपको बता दिया, एक किंतु परंतु वाली कंडीशन। वर्ब है इसके इज, एम्प्लॉयर की वर्ब है वुड हैव टू, ही वुड हैव टू रिफंड, एम्प्लॉयमेंट की वर्ब है एंड इट, इफ दैट हैपेंड इट वुड हैव टू रिफंड द सब्सिडी। चलिए अब यहाँ पे गाड़ी को थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा गाड़ी छूट गई हमारी, तो हम तो यहीं थे सर, कहाँ तक बढ़ गए आगे। इस सेंटेंस को पढ़ के सिर्फ इतना अपना दिमाग लगा के मुझे बता सकते हो कि इफ़ के साथ में कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। आपका जो आंसर आएगा ना इसका, उसके बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा सैटरडे को कंडीशनल्स फिर से करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। जो कंडीशनल लग रहा है कमेंट्स में डालो, नहीं पता तो भी अपना गैस वर्क करके लगाओ कुछ ना कुछ। अगर बहुत दिक्कत होगी तो कंडीशनल्स 15 मिनट में डिटेल में किए जा सकते हैं इस सैटरडे या संडे को। तो डालना सभी बच्चे कमेंट्स में। बढ़े आगे। कह रहा है जी अदर स्कीम्स आर एन इंसेंटिव सपोर्ट फॉर जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कह रहा है ये बच्चों के पैसे वैसे की सब बात हो गई, ये 15,000 देंगे लेंगे, इसके अलावा क्या है? कुछ और जो स्कीम्स हैं इसके अलावा, वो हैं एक इंसेंटिव सपोर्ट जॉब क्रिएशन के लिए, नौकरियों को बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज लगी होती हैं। अब इनमें कौन सी स्कीम है? वन ऑफरिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। इनमें से एक स्कीम है वन जो ऑफर करने वाली है डायरेक्ट सपोर्ट को एम्प्लॉयर्स को, यानी नौकरी देने वालों को, सेठों को, उद्योगपतियों को। और ये कौन से उद्योगपतियों को मिलेगा डायरेक्ट सपोर्ट? हु बूस्ट द नंबर ऑफ जॉब्स रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ। जो बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं ऐसे जॉब्स के आंकड़े को जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, उनके यहाँ पे जो लोग ईपीएफओ में काम करते हैं। एंड अनदर अ स्किलिंग प्रोग्राम इन कॉन्सर्ट विद स्टेट्स। और दूसरा एक स्कीम है जिसमें एक स्किलिंग प्रोग्राम होगा, युवा को नई स्किल्स सिखाने का प्रोग्राम होगा, जो होगा कॉन्सर्ट के साथ में, मिले जुले तरीके के साथ में स्टेट्स के, स्टेट और सेंटर दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगी। एंड द प्राइवेट सेक्टर, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, और ये वही सेक्टर है दैट लेवरेजेस द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ आईटीआईज टू बूस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ। जो लेवरेज करेगा, फ़ायदा उठाएगा, मज़ा लेगा। लेवरेज करना, किसी चीज़ का लाभ लेना, मज़ा लेना, है ना। तो जो मज़ा लेगा, लेवरेज करेगा हाल में बने हुए नेटवर्क ऑफ आईटीआईज को, आईटीआईज के जाल को, नेटवर्क को, ताकि बूस्ट किया जा सके यूथ की जो है एम्प्लॉयबिलिटी को, उनके रोज़गार के लिए फिट होने की क्वालिटी को। लंबा सेंटेंस है। कह रहे और भी स्कीम आई हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आई हैं। मसलन पहली स्कीम ये है कि एम्प्लॉयर्स को डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, सेठों को, उद्योगपतियों को, जिनके पास में ईपीएफओ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ती है, ठीक है, उनको पैसा मिलेगा। और दूसरी एक स्कीम जो बनेगी स्टेट्स के साथ मिलकर बनेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और स्कीम लेवरेज करेगी आईटीआईज के नेटवर्क को, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके यूथ की। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपने आईटीआई की है लेकिन आपसे बल्ब नहीं उतर रहा, नया बल्ब नहीं लग रहा, तो आप एम्प्लॉयबल हो क्या? नहीं हो ना। आपने इंजीनियरिंग किया लेकिन समझ गए ना, आपको यही नहीं पता कि ये पंखा घूमता कैसे है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, तो आप एम्प्लॉयबल नहीं हो। तो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो डिग्रियां तो सबके पास है थोड़ी बहुत, किसी ना किसी टाइप की। चलिए, स्कीम्स की वर्ब है आर, हु की वर्ब है बूस्ट, हु आया एम्प्लॉयर्स के लिए ऑफकोर्स, दैट आया है अनदर स्कीम के लिए, दूसरी स्कीम जो कि लेवरेज करती है एग्जिस्टिंग नेटवर्क को। बढ़े आगे। चलिए, कह रहे द फिफ्थ इन द स्क्वायर ऑफ स्कीम्स प्रिडिक्टिवली क्रेडिटेड
एज बीइंग अंडर द एजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ एन इंटरेस्टिंग मूव। कह रहा है ये 3-4 आपको बता दी हमने। पांचवी जो है इस स्कीम्स की क्वेयर में, देखिए क्वेयर का मतलब होता है तरकश, जहाँ पे आपके बाण रखते हो ना, आप हथियार रखते हो। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा वो लड़ाइयाँ करते थे, महाभारत में रामायण में तरकश में से तीर निकालते थे। तो कह रहा है स्कीमों का जो क्यूअर है या आर्सनल है, तरकश को आर्सनल भी बोलते हैं, उस तरकश में पांचवा स्कीम कौन सा है? कह रहा है जो प्रिडिक्टिवली क्रेडिटेड भी है, आप प्रिडिक्ट किए जाने वाले तौर पे उसको क्रेडिट कर सकते हो, श्रेय दे सकते हो कि वो होने वाली है एज बीइंग अंडर द एजिस, एजिस के नीचे, छत्र छाया के नीचे, पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। कह रहा है वो एक इंटरेस्टिंग मूव है, एक बहुत ही रोचक कदम है। और किस चीज़ के लिए? टू फैसिलिटेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ इन 500 टॉप कंपनीज। ये है फैसिलिटेट करने की, आसान बनाने की इंटर्नशिप के मौक़ों को हमारी यूथ के लिए भारत की 500 बड़ी कंपनियों में। तो ये पांचवी स्कीम है, 500 कंपनियों में पूरा देश का यूथ जो है जाकर के इंटर्नशिप करेगा। इंटर्नशिप आप समझते हैं ना, ऑलमोस्ट अनपेड एम्प्लॉयमेंट होती है, थोड़ा स्टाइपेंड मिल सकता है आपको, लेकिन आप वहाँ पे काम सीखते हो। चलिए पांचवी जो है उसकी वर्ब है इस, फिफ्थ की क्विवर मैंने आपको बता दिया, तरकश को बोलते हैं, आर्सेनल भी इसके लिए एक वन वर्ड है, एजिस यानी छत्र छाया, मेंटोरशिप किसी का, पैट्रोनेज एक सही वर्ड है इसके लिए, पैट्रोनेज छत्र छाया के लिए। कह स्कीम विच अपीयर्स टू मिरर अ सिमिलर प्रपोजल कंटेन्ड इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो entails the interns being paid a monthly allowance of 5,000 रुपीज़। कह रहा है ये जो स्कीम है पांचवें वाली, जो दिखाई देती है एक मिरर, एक रेप्लिका, एक कॉपी, एक आईना, इसी तरह के एक प्रपोजल का जो कंटेन किया हुआ था, रखा हुआ था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, चुनावी मैनिफेस्टो में। कह रहा है ये जो स्कीम है ना, सबको इंटर्नशिप मिलेगी। कह रहा है ये स्कीम इंटेल करती है, लीड टू करती है, रिजल्ट इन होती है इंटर्न्स के पेड होने का, उनको पैसा मिलने में, जो है मंथली 5,000 रुपये की अलाउंस का स्टाइपेंड है, 5,000 रुपये हर महीना, एंड अ वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज़ विद द पार्टिसिपेटिंग कॉरपोरेट्स एक्सपेक्टेड टू बेयर द ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर द 12 मंथ पीरियड। और एक वन टाइम असिस्टेंस भी मिलेगी, एक मुफ्त इसमें हेल्प भी मिलेगी 6,000 रुपये की। और ये सारा काम होगा, साथ ही पार्टिसिपेटिंग जो कॉरपोरेट्स हैं इस स्कीम में, जो कॉरपोरेट्स पार्टिसिपेट करेंगी कंपनियां, उनके एक्सपेक्टेड होने के, उनसे आशा होने के कि वही बेयर करें, वही सहें ट्रेनिंग की कॉस्ट को 12 महीने के पीरियड की। और साथ ही साथ किसको? एज वेल एज 10% ऑफ द इंटर्नशिप अलाउंस फ्रॉम CSR फंड्स, जो उनके CSR के फंड्स हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा है जो उनको लगाना ही है, वहाँ से 10% इंटर्नशिप का अलाउंस भी निकले। तो आपको अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई सरकार ने, आपको डाबर में दिलवा दी, मारिको में, नेस्ले में, HUL में, तो आपको HUL में जब काम करोगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे सरकार से, जिसमें से 10% यानी 500 रुपये वो कंपनी देगी और 4,500 रुपये सरकार से मिलेंगे हर महीना, और 12 महीने तक मिलते रहेंगे। और आपको ट्रेनिंग का सारा पैसा वो कंपनी उठाएगी, और 6,000 रुपये साहब एक बार आपको शुरू में सरकार और दे देगी जब आप इंटर्नशिप शुरू करोगे, किसी दूसरी सिटी में जाओगे, रहना करना है ना, तो 6,000 रुपये आपको एडिशनल मिल जाएंगे। स्कीम जो है इसकी वो है इंटेल्स, इंटेल करना, किसी चीज़ की तरफ लीड टू करना या किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, ठीक है ना, इंटेल वर्ड ऊपर भी आया था। विच आया स्कीम के लिए, वो बाय अपीयर्स, मिरर करना यानी उसके जैसा ही होना, किसी की कॉपी होना, बेयर करना यानी सहना, किसी चीज़ को अफोर्ड करना, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहा जी टारगेटेड एट अनएम्प्लॉयड पर्सनस aged between 21 and 24 who are not engaged in full-time education at the time of applying. The minister said this scheme would over a 5-year period potentially provide 1 crore youth with a chance to gain exposure to a real life business environment and varied professions. कह रहा है जो टारगेटेड है, जिसका टारगेट बना हुआ है, और कहाँ टारगेटेड है? अनएम्प्लॉयड पर्सनस पे, नौजवान युवाओं पे या लोगों पे जो 21 से 24 के हैं और जो नहीं इंगेज कर रहे, जो नहीं लगे हुए फुल टाइम एजुकेशन में, पढ़ाई में, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है। और कब? एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जिस टाइम वो अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त। कह रहा है ऐसी जो स्कीम है ना, मिनिस्टर ने कहा कि ये स्कीम जो ऐसी टारगेटेड है, इस तरह के टारगेट वाली है, ये स्कीम ऐसा करने वाली है, वुड
अगले 5 साल के पीरियड में, और काम है जी पोटेंशियली प्रोवाइड करने का, संभावित तौर पे देने का। पोटेंशियली यानी संभावित तौर पे प्रोवाइड करना यानी देना। और क्या दे दिया जाएगा भाई? इनको मिल जाएगा 1 करोड़ युवाओं को एक मौका कि उनको एक्सपोजर मिले, अनुभव मिले रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान, और अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस का। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। हु की वर्ब है आर, हु आया है अनएम्प्लॉयड पर्सनस के लिए, वो लोग जो पूरे तरीके से पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है ना, फुल टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर की वर्ब है सेड, मिनिस्टर ने ऐसा कहा। स्कीम की वर्ब है वुड प्रोवाइड, स्कीम जो है प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियली ऐसा काम स्कीम जो है करके देगी। सेड को मैं पिंक कलर दे दूं, मिनिस्टर की वर्ब है तो मिनिस्टर साहब की वर्ब को पिंक कर देते हैं। चलिए, कह रहा है जी all these schemes will however need to be weighed against the backdrop of the fact that India needs to on average generate 78.5 lakh non-farm jobs annually until 2030। कह रहा है जी ये सारी स्कीम्स जो है ना, इनको ज़रूरत होगी इस चीज़ के सामने वे किए जाने की, इस चीज़ के सामने तोले जाने की। वे अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के सामने तोलना, तो इनको पैसिव वॉइस लगा के पैसिव इन्फिनेटिव में ज़रूरत है कि तोला जाए। और किसके सामने? इस बैकड्रॉप या इस भूमिका के सामने, इस फैक्ट की, इस तथ्य की कि भारत को ज़रूरत है, इंडिया को नीड है, इंडिया नीड्स, और एवरेज जनरेट करने की इतनी सारी जॉब्स को, जो नॉन फार्म जॉब्स होंगी, जो किसानी की जॉब बिल्कुल नहीं होंगी, और ये हर साल करनी है 2030 तक। तो अगले 7 सालों में, 6 सालों में 78 इंटू 6 कर दो, लगभग 4.5 करोड़ जॉब्स जो हैं इनको भारत को जो है अगले 6 सालों में पैदा करनी है। तो इस पूरे तथ्य के सामने इन स्कीमों को आप देखो, तब आपको लगेगा ये स्कीमें ज़रूरी थी, कोई तोहफा नहीं मिला है, ये आपका हक था। स्कीम्स की वर्ब है विल नीड, इंडिया की वर्ब है नीड्स। ठीक है, बैकड्रॉप यानी भूमिका। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ये किसने बोली बात? कह रहा है जी एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हाईलाइटेड इन हिज इकोनॉमिक सर्वे। ये हम नहीं कह रहे, ये सारी बात जैसी कही गई है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, जिन्होंने हाईलाइट किया था इस बात को अपने इकोनॉमिक सर्वे में इस साल के। कह रहा है और ये सारा काम इसलिए करना है लार्जली टू एब्जॉर्ब द वर्क फोर्स एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर। कह रहा है जी मोटे तौर पे इसलिए करना है ताकि एब्जॉर्ब किया जा सके, ले करके एसिमुलेट किया जा सके, एब्जॉर्ब करना नहीं, सोख लेना, ताकि सोखा जा सके इस वर्क फोर्स को जो एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चर में। एक खेत पे 5 बच्चे काम कर रहे हैं, बाप का खेत था, छोटा सा खेत है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद 5 बच्चे उसी खेत में हल चला रहे हैं और 5 एम्प्लॉयड हैं सरकार के हिसाब से। तो इन सभी को एग्रीकल्चर से निकालना है, इस बंधन से मुक्ति दिलानी है और वर्क फोर्स में एब्जॉर्व करना है, ऐसा सरकारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है। चलिए, सेंटेंस आपने समझ लिया। स्कीम्स की वर्ब है विल नीड्स, इंडिया की वर्ब है नीड्स। ठीक है, बैकड्रॉप यानी भूमिका, बैकग्राउंड बोल सकते हैं इसको। एडवाइज़र साहब की वर्ब है हाईलाइटेड। लंबा हो रहा है आर्टिकल, रैप अप करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये इतना ही और है, जितना आपने पढ़ा है ना इतना ही आर्टिकल अभी और भी बाकी है। रैप अप करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं लिख करके लाया हूँ स्पेशली आपके लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का, उसको फटाफट देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस तो आपको पता ही है, हैव प्लस में V3। परफेक्ट पार्टिसिपल भी बनता है हैव प्लस V3 से, और ये बताता है किसी फिनिश्ड एक्शन को, एक काम हो गया, दूसरा काम चल रहा है या हो चुका है दूसरा भी। खाना खा लिया है और अब मैं वॉक पे निकल गया हूँ। तो जब 2 काम इस तरह के होते हैं और एक काम हो चुका होता है, तो हो चुके हुए काम को परफेक्ट पार्टिसिपल से हैविंग V3 से बताया जाता है। लेकिन ये जो बताया जाता है ये होता है एक्टिव में। अगर वो काम आपने नहीं किया है, वो काम आपके ऊपर ही हुआ है, तो मतलब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में लगाना होगा, तब बीच में जुड़ जाएगा बिन। अब देखो, ये जो टेक्निकल बातें बताई इसको आप प्रैक्टिकली समझो। हैविंग स्टडीज फॉर आवर्स शी वॉज कॉन्फिडेंट शी वुड एज द एग्ज़ाम। घंटों पढ़ाई करने के बाद, घंटों पढ़ाई कर चुकने के बाद वो इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट थी कि वो इस एग्ज़ाम को एज करेगी, इस एग्ज़ाम को पास करेगी, अच्छे से इसमें अच्छा करेगी। एज करना एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना। देखो, वो कॉन्फिडेंट जब थी ना, उससे पहले वो पढ़ चुकी थी, तो जो काम पहले हो चुका है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बताना है, फिनिश्ड एक्शन है, और उसके लिए आपने हैविंग V3 लगा दिया। हैविंग स्टडीड फॉर आवर्स लिख करके आपने शी से इसको कनेक्ट कर दिया। शी ने ही पढ़ा है और शी ही कॉन्फिडेंट है, सब्जेक्ट दोनों में शी रहेगा,
लेकिन इस वाले काम को आपने परफेक्ट पार्टिसिपल से बताया। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, समझ में आ गया आपको। अब अगला देखो, हैविंग ईटन बाय द गेस्ट द फूड रिसीव्ड रेव रिव्यूज़ फ्रॉम एवरीवन। गेस्ट के द्वारा खाए जाने के बाद जो खाना था उसको मिले बड़े शानदार से रिव्यूज़, पागलपन वाले रेव वाले रिव्यूज़ सभी से। तो पहले खाने को खाया गया, फिर गेस्ट ने उसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए। काम तो पहले हो चुका है खाने का, तभी रिव्यू आए होंगे। तो हैविंग ईटन, हैविंग V3 आपने लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें गलती है। गलती ये है जी, फूड ने किसी को नहीं खाया। देखो यहाँ पे शी ने खुद पढ़ाई की थी तो शी स्टडीड, लेकिन फूड ने किसी को नहीं खाया, फूड को खाया गया। अगर फूड को खाया गया तो परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में लगेगा। तो यहाँ पे फूड के ऊपर काम हुआ है, हैविंग ईटन की जगह लिखो हैविंग बिन ईटन। खाए जाने के बाद गेस्ट के द्वारा फूड को बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले। चलो, हैविंग बिन रिटन द रिपोर्ट ही फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। रिपोर्ट को लिख देने के बाद में उसको एक बहुत अच्छा अनुभव मिला, सेंस मिला अकॉम्प्लिशमेंट का या सफलता का, है ना। उसको बड़ा अच्छा फील हुआ, मैंने रिपोर्ट को लिख दिया है। लिखा ही नहीं है, फील भी ही ने किया है। ही जो काम पहले कर चुका है उसको आपने परफेक्ट पार्टिसिपल में बता दिया, हैविंग बीन रिटन। लेकिन गलती ये है जी, ही ने इस रिपोर्ट को लिखा है, ही को नहीं लिखा गया। ये बिन लगने से मतलब ये हो गया कि ही को ही लिखा गया है। ही को नहीं लिखा गया भाई, ही तो लिखेगा और तब उसको अच्छा अच्छा फील होगा। तो हैविंग बिन रिटन लगा के जो आपने पैसिव बनाया था, फालतू का बना दिया, नहीं बनाना है। हैविंग रिटन द रिपोर्ट ही फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, और ऐसे समझाया जैसे 8वीं 10वीं का बच्चा भी समझ सके। लॉजिकली अप्रोच करना है, फिर बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं रखा रट्टे मारने में, इस रूल का रट्टा मार लूँ, उसका रट्टा मार लूँ। यहाँ कुछ रट्टा मारने जैसा है ही नहीं सर जी। आपको तो हर चीज़ का लॉजिक पकड़ना है। ये लॉजिक है आपके सामने है, लगाओ इस लॉजिक को लास्ट सेंटेंस पे। हैविंग बीन फॉरगटन हिज कीज ही हैड टू वेट आउटसाइड अंटिल समवन केम होम। अपनी कीज़ को फॉरगटन करने के बाद में या भूल जाने के बाद में, या मैं लॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अपनी कीज़ को खो देने के बाद में उसको घंटों इंतज़ार करना पड़ा बाहर, जब तक कोई और घर नहीं आया, है ना। जब कोई दूसरा आएगा तो दरवाज़ा खोल देगा अपनी चाबी से, उसकी चाबी तो खो चुकी थी। तो हैविंग बीन लॉस्ट, क्या ये सही है? चलो और थोड़ा चैलेंजिंग बना देता हूँ, यहाँ लूज लिख देता हूँ। अब बताना हैविंग बीन लूज, ठीक है। डालना कमेंट्स में, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्राई दो। गलत सही कॉन्सेप्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए रैप अप करें क्लास को, आ जाओ अपने क्विज़ पे फटाफट से। क्या कहता है क्विज़? कह रहा है जी, इनमें से 4 कौन से ग्रुप्स हैं जिनको निर्मला सीतारमण जी ने एम्फसाइज करके जोर देके कहा कि बजट उन्हीं पे फोकस करता है? क्या वो मिडिल क्लास, एल्डरली, चिल्ड्रन और इमिग्रेंट्स हैं? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, स्टूडेंट्स और फार्मर्स हैं? क्या वो पुअर, विमेन, यूथ और फार्मर्स हैं? क्या वो एंटरप्रेन्योर्स, विमेन, स्टूडेंट्स और एल्डरली हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा आर्टिकल तो निकल आएगा मीनिंग, नहीं तो एक बार फिर से पढ़ लेना। आंसर बड़ा इजी है और फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे रखा गया है। कह रहा है जी, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव ऐसा है जिसका मकसद है आसान बनाना इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को यूथ के लिए टॉप कंपनीज़ में? तो कौन सा इनिशिएटिव है जिससे इंटर्नशिप मिलेगी, कौन सा वो कदम है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, इंसेंटिव सपोर्ट फॉर जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग प्रोग्राम इन कंसर्ट विद स्टेट्स, इंटर्नशिप स्कीम अंडर द एजिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। चलो निकालो आंसर इसका, बहुत इजी क्वेश्चंस। फर्स्ट कमेंट में आंसर इसी वीडियो के नीचे रखे हैं, जाके चेक करना। मतलब इतने इजी है, मेरे को बताने का मन भी नहीं कर रहा, खुद से ढूंढ लोगे तो और भी अच्छा है। चलो बीच में वोकैब के क्वेश्चंस हैं। इन टेंडम का मीनिंग पूछा है आपसे, वो कॉन्सर्ट वाला याद रखना, वहीं से जुड़ा हुआ वर्ड। अंडर द लेवरेज, पैल्पेबल या एजिस, तीनों में से कौन सा फ्रेज आपको ठीक लग रहा है? इन तीनों में से अंडर के बाद में क्या लगाना चाहोगे? ठीक है, अंडर द जो भी लगाओ वो एक को चूज़ कर लेना तीनों में से। यार ये मैसेकर कहाँ से आ गया आज? चलो मैसेकर को निकाल देता हूँ बीच में से, ये कल का क्वेश्चन है, आज इसका कोई काम नहीं है। फिर एक वन वर्ड मिला आपको, ऐसी जगह, ऐसा केस जिसमें आप अपने तीर कमान, तीर बाण रखते हो, तरकश को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? और लास्ट में ईडियम है शफल द डेक। डेक को शफल करने का क्या मीनिंग है? ईडियम शुरू में आपको करवाई थी, ताश के पत्तों से कनेक्टेड है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी ऑफ कोर्स। पहली एरर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था ले वाला, और दूसरी एरर आपको मिलेगी हैविंग इन्फॉर्म्ड वाले परफेक्ट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट में। एरर्स ढूंढो, फर्स्ट कमेंट से चेक करो, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में लेंगे आपसे मुलाकात,
क्लास पूरी देखी, समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा तो अपना फीडबैक ज़रूर से दिया करो। पूरी देखी सर पीडी और क्लास बहुत अच्छी लगी, समझ में आया सब कुछ तो पीडी आए, इंटरेस्टिंग लगी पीडी आए। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। मुलाकात आपसे कल।